नमस्कार, मैं सुस्मित सौरभ। आज की कहानी एक ऐसे अधिकारी की है जिन्होंने अपने संघर्ष, मेहनत और लगन से गांव से लेकर वायुसेना तक का सफर तय किया। मध्य प्रदेश के सिद्धि जिले के एक छोटे से गांव धनवारी में वर्ष 1963 में जन्म, 5वीं तक गांव में पढ़ाई, फिर जिले के स्कूल से आगे की शिक्षा। पढ़ने में बचपन से ही अव्वल। पिता बिरला ग्रुप की कंपनी में सुपरवाइजर थे। 2 भाइयों और 4 बहनों में सबसे बड़े। भोपाल इंजीनियरिंग कॉलेज में चयन हुआ, लेकिन आर्थिक कठिनाइयों के कारण वो वहां दाखिला नहीं ले पाए। लेकिन तभी किस्मत ने दरवाजा खोला। बीएससी की पढ़ाई के दौरान ही कॉलेज में फास्ट ट्रैक सिलेक्शन की टीम आई और सिर्फ 3 लोग चयनित हुए। वे अपने जिले से चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। वर्ष 1980 में भारतीय वायुसेना में एक टेक्नीशियन के रूप में सेवा शुरू हुई। वे मिसाइल, हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के टेक्नीशियन और सुपरवाइजर रहे। सिर्फ इतना ही नहीं, वे कंप्यूटर में गहरी रुचि के कारण एयरफोर्स की पहली कंप्यूटर एक्सपर्ट टीम का हिस्सा बने। तमाम व्यस्तताओं के बाद भी पढ़ाई का सिलसिला कभी टूटा नहीं। 39 साल की शानदार सेवा के बाद 2020 में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में वे सेवानिवृत्त हुए। आज वे सिद्धि में शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं। उनकी 2 बेटियां क्रमशः बड़ी डॉक्टर और छोटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। एक सरस्वती डायरीज में आज हमारे मेहमान हैं श्री राजेश्वर प्रकाश द्विवेदी जी। सर नमस्कार। 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 बात आपके बचपन की जाए सर, तो गांव में बचपन की यादें कैसी रही आपकी? मेरा गांव सौरभ बहुत ही एक ये पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, सीधी जिला। उसमें एक बनवारी गांव है जहाँ पे स्कूलिंग की बेसिकली 8 तक सुविधा थी। बहुत छोटा सा गांव है, 50 परिवार के करीब होंगे लोग वहाँ पे। और शुरुआती शिक्षा मेरी वहीं पे हुई, गांव के स्कूल बनवारी से हुई। और वहाँ पे मैंने 5वीं तक की शिक्षा प्राप्त की थी। उसके बाद जो है वहाँ से एक टाउन पड़ता है छोटा सा, बहरी कस्बा पड़ता है। तो 6वीं से लेकर के 8वीं तक जो है वहाँ की ये 8वीं तक की पढ़ाई मैंने बहरी से किया। बहरी के जो एक प्राइमरी मिडिल स्कूल था उसमें से। और इसके बाद फिर मैंने वहाँ से अपना जो जिला मुख्यालय है, वहाँ का जो एक्सीलेंस स्कूल जो आजकल बोला जाता है, वहाँ पे जाकर के मैंने 12th तक की पढ़ाई की। ये पिता साधारण नौकरी में थे। क्या कभी लगा कि संसाधनों की कमी से सपने अधूरे रह जाएंगे? हाँ, ये मौका एक बार आया था जब 12वीं के बाद में मेरा चयन हो गया था MIT भोपाल में। उस समय थोड़े आर्थिक संसाधनों की कमी की वजह से मैं उसमें ज्वाइन नहीं कर पाया। हालांकि वो आगे जाके कोई हर्डल नहीं बना और हमने ये सोचा कि ये एक मौका ये है तो किसी दूसरी चीज में मौका आजमाया जाए। और हमने फिर BSc मैथ की पढ़ाई अपने यहाँ से, जो हमारे यहाँ का डिग्री कॉलेज है, वहाँ से शुरू कर दी थी। तो बस एक वही मौका था जहाँ पे कि थोड़ा आर्थिक संसाधनों की वजह से हमें आगे जाने का थोड़ा मौका नहीं मिल पाया, जो कि एक दिल में कसक रहती है कि यदि आज हम वहाँ पे चले गए होते तो हो सकता है कुछ और दूसरी मुकाम पे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक बड़ा मजेदार वाकया है आपका कि आपका भोपाल के नामी इंजीनियरिंग कॉलेज में चयन हुआ इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए, फिर भी आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी इसलिए कि आर्थिक संसाधनों की थोड़ी सी कमी थी। जी। एक बार उस वाकये को बताएं सर कि जब एयरफोर्स की फास्ट ट्रैक की टीम चयन के लिए आई थी और आप अपने जिले से चुने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। क्या हुआ था कि उस समय मैंने यहाँ पे BSc मैथ से अपनी जो हमारे यहाँ का जो कॉलेज है वहाँ पे मैंने फर्स्ट ईयर में ज्वाइन कर लिया था। और आपको अचंभा होगा कि उस समय कॉलेज में भी पिटाई हुआ करती थी। कॉलेज में भी जो लेक्चरर होते थे, हमारे एक प्रिंसिपल थे, द्विवेदी जी थे, तो वो पिटाई किया करते थे। तो हम लोगों को उन्होंने, मतलब पढ़ाई भी उस समय अच्छी थी और तो मैं वहाँ पे कर रहा था BSc फर्स्ट ईयर
मैथ से मैं कर ही रहा था कि जी उसी समय एयर फोर्स की एक फास्ट ट्रैक टीम आई थी, जी तो जिनका लक्ष्य था कि मध्य प्रदेश के कुछ युवकों का चुनाव किया जाए जो कि जी एयरफोर्स में आए और देश को सेवा करें। जी तो फिर आज भी मेरे को ध्यान है, स्क्वाड्रन लीडर सुब्बा राव थे और जी एक जेडब्ल्यू थे, दो जी लोग आए हुए थे और उन लोगों ने कंटिन्यूअस 3 दिन हम लोगों को इवेलुएट किया। मतलब कंटिन्यूअस 3 दिन में अप्रोक्सीमेटली 6 टाइम उन्होंने हमारा जो है एग्जामिनेशन लिया जी जी और उसमें काफी लड़के थे, अप्रोक्सीमेटली 60 बच्चे थे। जी तो उनमें से फिर हम लोगों का 3 लोगों का चयन हुआ था और जी 3 लोगों का चयन होने के बाद में ये रीवा संभाग से 3 लोगों का चयन हुआ जी जी और हम लोगों को फिर इसके बाद में वहाँ से कानपुर में भेज दिया। जी जी और कानपुर में फिर ऐसा नहीं था कि ये फास्ट ट्रैक से हम लोग डायरेक्ट हो गए थे। बाकी जो जी है तो कानपुर जाने के बाद में हमको पूरा करना था और फिर जी हम जी कानपुर से चयन हुए थे। जी तो ये पूरी प्रक्रिया जो थी वो 3 दिन की रही आपकी। फास्ट ट्रैक सिलेक्शन की टीम आई, उसने पहले आप लोगों की जांच की कि आप आगे भेजने लायक है कि नहीं। उसके बाद ये पूरी प्रक्रिया पूर्ण हुई। जी जी बात करें भोपाल इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला न ले पाने की, जी तो क्या ये वो क्षण था जिसने आपको मजबूत किया? जरूर उस क्षण में ये आई, अपने मतलब मन में ये मजबूती आई जी कि मैं यदि इस तरफ नहीं जा पा रहा हूँ संसाधनों की कमी की वजह से, तो जी मैं किसी दूसरे फील्ड में, और जी इसीलिए मैंने बीएससी मैथ में ज्वाइन किया हुआ जी जी कि मैं बीएससी कर लूंगा, इसके बाद एमएससी कर लूंगा यहीं से और फिर किसी जी दूसरे फील्ड में मैं जी जाने की कोशिश करूंगा। जी 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 5वीं तक की पढ़ाई गांव में हुई, फिर जिले के स्कूल में। उस समय का माहौल कैसा था? किस तरह के माहौल थे पढ़ाई के दौरान? क्या शिक्षक हुआ करते थे? कैसी कक्षाएं हुआ करती थी? पूरा माहौल कैसा हो, एक बार बताएंगे सर? उस समय एक तरह से यदि आप देखिए तो आज के जमाने में जो गुरुकुल मतलब शिष्य और गुरु की परंपरा है, जी जो हम देखते भी होंगे अभी खुल रहे हैं, जी पहले की पढ़ाई में ऐसे था, गुरु और शिष्य का बहुत ही एक घनिष्ठ नाता होता था। जी और पहले के जो अ, ये गुरुजी लोग होते थे वो जी बहुत ही स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। जी जी वो पढ़ाई के मामले में किसी भी तरह से थोड़ी भी ढील नहीं देते थे। जी जी आजकल जो ये है कि पहले शारीरिक आपको वो भी दे दिया जाता था, मतलब शारीरिक दंड दिए जाते शारीरिक थे। भी दंड दिए जाते थे उस समय। जी तो हम लोगों ने खूब शारीरिक दंड झेड़े हैं, जी लेकिन जी जी उसका ये नतीजा हुआ कि जी जो बच्चे थे वो निखर के आते थे उसमें से। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी पहले के शिक्षक वो शिक्षक नहीं होते थे, एक बगीचे के माली होते थे जो अपने फूलों को सींचते थे। उनमें कहाँ कमी जी है, कहाँ खाद डालनी है, कहाँ गुड़ाई करनी है, किस तरह से अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, वो सबका ध्यान रखते थे। जी जी। पहली बार यूनिफॉर्म पहनते समय मन में क्या भाव थे आपके? पहली बार जब हम लोग यहाँ से कानपुर गए, कानपुर के बाद में सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन होने के बाद में जब हमें बेंगलोर भेजा गया, जी तो बेंगलोर में जब पहुंचे तो वहां पे एक वाकया होता है कि आपको भी मालूम होगा, वहां पे जाने के बाद में हेयर कट दिया जाता है। जी 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 बिल्कुल। तो जब पूरा एक तरह से बाल उतार दिए गए तो थोड़ा सा मन में आया कि हम कहाँ पे पहुंच गए हैं। और पहले होता था बच्चों में, उस समय तो अमिताभ बच्चन वाला वो स्टाइल चला हुआ था और बिल्कुल बाल वाल बिल्कुल। रखने का बहुत ही वो होता, तो जी जी बिल्कुल ही जी वो कर दिए। तो थोड़ा 1-2 दिन तो मासूमियत सी रही कि भाई ये हम कहाँ पे आ गए हैं कैसे, क्योंकि हमें एयरफोर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो इनिशियल के दिनों में तो थोड़ा सा रहा अपना वो, लेकिन बाद में धीरे धीरे माहौल में ढलते गए और आगे जा कर के करीब करीब 1 महीने में उस माहौल में हम लोग ढल गए। घर से उतनी दूर जाने के बाद पहली बार रोना आया? जरूर थोड़ा सा घर के लोगों का जो लगाव था, तो जब हम बेंगलोर पहुंचे
तो माँ और बाप की तो बहुत ही ज्यादा यादें आती थी। भाई बहन जो थे जिनको उनके साथ खेलते थे, तो उनकी जी याद तो आती थी जरूर। जी 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 लेकिन फिर हालात से समझौता करना पड़ता है कि आदमी को, चलिए दूर में नौकरी कर रहे हैं और यहाँ के सिस्टम ही ऐसा है, यहाँ का माहौल ही ऐसा है, तो उस तरह से फिर हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया अपने आप। बिल्कुल बिल्कुल। फौज की चाय और फौज के खाने के बारे में अक्सर बात की जाती है, जी। आपकी क्या राय है? जिस समय हम लोग सेलेक्ट हो करके गए थे, तो जी सौरभ हम बताएं आपको कि वहाँ पे खाने की क्वालिटी तो बहुत अच्छी हुआ करती थी। जी और आप को सुन के अचंभा लगेगा कि उस समय भी एंग्लो इंडियन समुदाय के भी थे, अधिकारी लोग थे। जी वो जी लोग बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे खाने के मामले में। जी जी तो जी खाना और चाय दोनों में हमें कोई परेशानी नहीं फील हुई। हमें जी अच्छे से अच्छा खाना मतलब दिया गया वहाँ। जी जी और जी उस समय खाने की बिल्कुल भी ऐसी कोई समस्या नहीं होती थी। घर जैसा माहौल होता था और घर जैसा खाना मिलता था। जी 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 जी। जी। मिसाइल, हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पे काम करना, इन जी। सब में सबसे बड़ी चुनौती कौन सी थी सर? मेरे को सबसे ज्यादा चुनौती वाला काम जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में लगा है, जी पर्टिकुलरली एयरक्राफ्ट साइड में। जी यदि आप HAGW या मिसाइल सिस्टम का बोले, तो मिसाइल सिस्टम में क्या है कि आप सर्विसिंग कर देते हो उसका, आप जो भी है 3 मंथ 6 मंथली सर्विसिंग कर देते हो, लेकिन आपको उड़ाने का तो मौका उसको नहीं मिलता है जी मिसाइल्स को। जी वो तो केवल एनुअल रेंज फायरिंग में ही जा करके आपका आपने क्या चीज किया है उसका वो होता था, टेस्टिंग होती थी। जी बट जब एयरक्राफ्ट में हम काम करते थे, तो एयरक्राफ्ट में कुछ ऐसे ऐसे स्नैग आते थे। मैं उसको आपको एक वाकया बताता हूँ जी कि जब हम डोनियर एयरक्राफ्ट में थे, जी तो पायलट बार बार आकर के बोलते थे कि द्विवेदी जी जब हम एयर में जाते हैं, तो हमारा एयरक्राफ्ट नो जब करके जाने लगता है। जी तो पर्टिकुलरली उसमें हम ऑटो पायलट चेक करते थे, ग्राउंड में सब जी चेक करते थे और पूरा सब सही मिलता था। तो हम बोलते थे कि सर नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो 6-7 बार ऐसे हो गया, तो एक बार उन्होंने बोला बोला आप जहाज में बैठिए, और उन्होंने मेरे को जहाज में बैठा करके और ऊपर ले गए। और जी ऊपर उन्होंने जैसे ही ऑटो पायलट में एयरक्राफ्ट को लगाया, तो एयरक्राफ्ट बिल्कुल नो जब जाने लगा। तो अब मेरे को मालूम पड़ा कि ग्राउंड और एयर की स्नैक अलग अलग भी हो सकती है, जिस चीज को हम बिल्कुल नहीं बिलीव कर रहे थे। तो बिल्कुल और उस स्नैक को हम लोगों ने करीब करीब 3-4 दिन तक, मैं पर्टिकुलरली मैं एक्चुअली पायलट जो भी थे ना, वो हमारे ऊपर बहुत ही विश्वास करते थे। जब जी भी होता था एयरक्राफ्ट आते थे, तो बोलते थे कि नहीं द्विवेदी को बुलाइए और उनको बताइए कि ये स्नैक। फिर आप मानेंगे नहीं सौरभ, हम कंटिन्यूअस 3 दिन तक बिना घर जाए हुए जी और जी उस स्नैक पे लगे रहे। HAL की जी जी टीम आई, उसको भी समझ में नहीं आ रहा था, और तीसरे दिन हमने उस स्नैक को क्लियर कर दिया। बिल्कुल तो ये एक रोमांचकारी चीजें हुआ करती थी उसमें। अब ऐसे बहुत से वाकये हुए जी कि जी जी जिसमें कि एयरक्राफ्ट के जो फॉल्ट हैं उनको क्लियर करके और आदमी को थोड़ा सा तसल्ली मिलती थी मन में कि चलो हमने जो काम किया उसका हमें जो है प्रतिफल मिला। बिल्कुल बिल्कुल। मिसाइल स्क्वाड्रन की पोस्टिंग अक्सर सीमा पर होती है, सीमा के किनारे होती है, तो जिंदगी कैसी होती है मिसाइल स्क्वाड्रन की? मिसाइल सिस्टम में जब हम थे, तो हमारी ज्यादातर जिंदगी डिस्टर्ब ही रहती थी। जी करीब करीब महीने में 20 दिन तक हम लोग फॉरवर्ड इलाकों में ही जाते रहते थे, जी क्योंकि मिसाइल वेज जितने भी हैं, सरफेस टू एयर गाइडेड मिसाइल जितनी भी हैं, वो सब फॉरवर्ड एरियाज में हैं। वहां पे जा करके उनकी हमें सर्विसिंग करनी पड़ती थी, उनका देखना पड़ता था कि जी कोई सिस्टम इसमें खराब तो नहीं है, जिससे कि जी जब दुश्मन देश के जहाज आए या जो भी हमें जरूरत पड़े, उस समय इसमें कोई फॉल्ट नहीं आना चाहिए। तो हम लोग हमेशा कंटिन्यूअसली 3rd मंथ में या एक एक मंथ में सर्विसिंग करते थे उनकी। तो पूरे फॉरवर्ड बेस में हम लोग आया करते थे और सर्विसिंग करते थे। इसलिए थोड़ा सा वहाँ पे लाइफ डिस्टर्ब ही रहती थी, फैमिली के साथ रहने का बहुत कम मौका मिलता था। 30 दिन जी में जी यदि जी आप बोले तो करीब करीब 20 दिन का मौका मिलता था। जी जी जी। आपने कंप्यूटर में गहरी रुचि दिखाई,
और एयरफोर्स की पहली कंप्यूटर एक्सपर्ट टीम का हिस्सा बने। यह उपलब्धि किस तरह से मिली आपको सर? ये जब शुरू-शुरू में ही कंप्यूटर आए थे, एक जी, तरह से अपने देश में, जी, और उसी समय एयरपोर्ट में कंप्यूटर अडॉप्ट किया। अब सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों में प्रॉब्लम थी, कोई भी लोग किसी को भी आता नहीं था। तो जी, उस समय फिर एयरफोर्स में एक चयन किया गया, तो टोटल पूरे एयरफोर्स से 26 लोगों का चयन हुआ, जी, जिनकी ट्रेनिंग एडीजीएस में हुई थी। तो लकीली मैं भी उसमें एक आदमी था जिसका चयन हुआ था। सेंटर कमांड से मेरा चयन हुआ था, जी, और हम लोगों की वहाँ पे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों में अच्छी तरह से ट्रेनिंग हुई, और मतलब एक तरह से पूरा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में पारंगत बना दिया गया। तो जी, हम जी, लोग इतने कॉन्फिडेंट थे कि पहले हम लोगों को कमांड में भेजा गया था वहाँ पे जितने। और पहले क्या हुआ करता था ना कि कंप्यूटर एक बहुत अजीब सी चीज होती थी। जी, कोई जी, 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 छूने से भी डर लगता था कि जी, कोई जी, जी, खराब ना हो जाए। बिल्कुल। जी, तो हम लोगों ने वहाँ पे जाकर के काम किया, और जब इसके बाद जब उसमें पारंगत हासिल हो गई हम लोगों को, तो हम लोगों ने फिर अपने छोटे-छोटे बैच बना करके पूरी एयरफोर्स को कमांड वाइज ट्रेन किया था बिल्कुल, इसमें ये कंप्यूटर सिस्टम में। बिल्कुल। सॉफ्टवेयर में भी ट्रेन किया था, हार्डवेयर में भी ट्रेन किया था, बीआरडी लेवल में भी जाकर के लोगों को ट्रेन किया। और जी, लकीली क्या था कि इसके बाद मेरी पोस्टिंग आईआईटी खड़गपुर में हो गई। तो जी, चूँकि मेरी जिज्ञासा इस चीज़ में थी, तो फिर मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीखी वहाँ से। आईआईटी खड़गपुर से मैंने फोरट्रान लैंग्वेज होती है, जो कि साइंटिफिक लैंग्वेज है। तो उसका कोर्स हमने करीब 1 साल किया, और वहाँ से जी, फिर हमने पास किया। तो इस तरह से कंप्यूटर में जिज्ञासा बढ़ती गई, और अब एक तरह से बोलें तो आज के बच्चों से भी मैं कंप्लीट कर सकता हूँ कंप्यूटर में। जी, 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 कोई जी, जी, चाहे हार्डवेयर हो, चाहे सॉफ्टवेयर हो, चाहे आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, चाहे आपको कोई डेवलपिंग करना हो, सी प्लस प्लस से लेकर के और फोरट्रान तक हमने सभी चीजें सीखी थी आईआईटी जी, जी, खड़गपुर से। जी, जी, जी। जी, जी, जी। कारगिल युद्ध की कुछ यादें हैं आपके पास? जी, जब कारगिल युद्ध हुआ था उस समय मैं 3 चंडीगढ़ में था। जी, तो उस समय जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर होते थे हेलीकॉप्टर्स के, जी, तो वो मेरी वहाँ पे लगी हुई थी। कि क्या होता था कि जब अ, आपके हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, हो सकता है कोई मिसाइल लग जाए, तो फायर एक्सटिंग्विशर की बहुत ज़रूरत होती थी उस समय जी, हेलीकॉप्टर्स में। जी, जी, बड़े-बड़े जी, जैसे मी-26 मी-8, मी-17 उसमें सभी जहाज होते थे। उनके अलग-अलग टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर थे। तो हम लोग जो है वार फुटिंग पे उसकी सप्लाई किया करते थे वहाँ से। तो जी, उस जी, समय ये था कि 24 आवर आपको वहाँ पे रहना है, और उसमें ये नॉन रिएक्टिव गैसेस भरी जाती हैं फायर एक्सटिंग्विशर में, फ्रेयान। तो हम लोगों का यही था कि हम लोग पूरा फायर एक्सटिंग्विशर को तैयार करके, और उसको ऑन साइट भेजा करते थे। प्लस जो अपना सिस्टम था उसमें तो हम लोग काम करते ही थे, बट ये बिल्कुल, एक्स्ट्रा काम दिया गया था जो चैलेंजिंग था, जो फायर एक्सटिंग्विशर थे। बिल्कुल, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। देश की स्थिति क्या होती है? फौज की स्थिति क्या होती है जब युद्ध की घोषणा हो जाती है? क्या माहौल होते हैं? देश की स्थिति तो ये होती है कि एक जो नॉर्मल पब्लिक है, देशभक्ति की उसमें लहर उठ जी, जाती है। जी, जी, वो जी, लोग भी उसी अ, भाव में बहने लगते हैं। जी, और फौजी की तो एक वही है कि उसने तो अपना जी-जान सब दे रखा है, तो वो तो 24 आवर के लिए फिर डेडिकेटेड हो जाता है। उसको बिल्कुल, बिल्कुल, खाना-पीना मिले या ना मिले, वो तो टोटली डेडिकेटेड रहता है बिल्कुल, कि बिल्कुल, भाई मेरी तो जान ही हाज़िर है देश के लिए, बिल ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं किया जा सकता है। हाँ, जो जी, नॉर्मल सिविल पब्लिक होती है, वो भी थोड़ी भावनाओं में आ जाती है, और वो बिल्कुल, सपोर्टिव हो जाती है, उत्साहवर्धक हो जाती है। तो ये सब बिल्कुल, चीज़ें देखने को मिलती है जिस समय युद्ध होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, ज़ाहिर-सी बात है कि आपने कारगिल का युद्ध देखा है, तो बहुत सारी यादें होंगी, बहुत सारे अनुभव जी, जी। होंगे। जी, हाँ, उस समय ही हुआ करता था, चंडीगढ़ में हम लोग थे, तो जी, खाने-पीने की सारी चीज़ें बाहर से आ जाया करती थी। जी, जी, तो जी, जी, बाहर से
खाते थे, जो भी है, चाहे आपका रिफ्रेशमेंट हो चाहे खाने को हो, तो ये मेस से नहीं बनता था। पता चला कि बाहर से ये चीजें आ गई। जी जी जी। कभी ऐसा समय आया आपकी नौकरी के दौरान, आपकी देश सेवा के दौरान, जब आपको लगा हो कि यह काम शायद असंभव है, और उस काम को फिर आपने कैसे पूरा किया? ये चीजें, ये मैं फिर वही उस बात पे जाऊंगा, स्नैक्स में जी ही जी जाऊंगा कि जब जी जी एयरक्राफ्ट के स्नैक्स आते थे, तो एक बात ऐसी हुई थी, एक एयरक्राफ्ट में क्या था जी कि उसका जो फ्यूल इंडिकेशन था ना, जी तो जमीन पे वो सही दिखाता था, जी और जैसे ही एयरक्राफ्ट एयर में जाता था तो वो जीरो दिखाने लगता था। जी 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 तो उसको हम लोगों ने 1 हफ्ते तक उस चीज में काम किया। हम लोगों जी को वो नहीं हो पाया हमसे। जी हमने जी पूरे जहाज को एचएल में भेज दिया। एचएल में गया, उन लोगों ने बोला कि ठीक हो गया है, उन्होंने भेज दिया। जब आए तो फिर से पायलट बोल रहा जी है जी कि वही बिल्कुल सेम। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोगों ने इसको असंभव चीज थी ये, भाई एचएल भी ठीक नहीं कर पा रहा है, जी जी लेकिन जी उसको हमने एक चैलेंज के रूप में लिया। और जी जी करीब करीब 1 महीने तक हम लगे रहे पूरी वायरिंग देखने में। जर्मन वायरिंग होती है जी एयरक्राफ्ट जी में, तो पूरी जर्मन वायरिंग को डायग्राम से ले करके देखते हुए कि भाई किस वायरिंग में प्रॉब्लम है। और लास्टली करते करते हमने ये पकड़ा कि एक वायर का इंसुलेशन रेजिस्टेंस कम था, इसकी जी वजह जी से जी वो जी अर्थ जी हो रहा था बॉडी, इसकी वजह जी से जी एयर में ये प्रॉब्लम आ गई। तो ऐसी चीजें आ जाती थी कि जो असंभव लगती थी, जिसको कि आप मैन्युफैक्चरर ही ठीक नहीं कर पा रहा है, जी जी लेकिन अपने में ये जज्बा होता है और हम लोग ऐसा मतलब हौसला रखते हैं कि भाई उस चीजों को हम ठीक कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। जाहिर सी बात है, एयरक्राफ्ट में खासकर तकनीकी रूप में काम करना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम होता है। और आप चाहे हमारे देश के तमाम एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन, इंजीनियर्स इस फ्लाइंग जी। मशीन को ठीक करते हैं, और जब इसकी आवश्यकता पड़ती है, इसे तैयार करके उस कार्य के लिए सौंप देते हैं। वर्ष 2020 में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में सेवानिवृत्ति, यह आखिरी दिन कैसा रहा आपके लिए? आखिरी दिन में लोग बाग एक्चुअली बहुत ही वो हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं कि आखिरी दिन आएगा और जी कैसे बाहर दुनिया में जाके हम अपने आप को एडजस्ट करेंगे। मेरे बिल्कुल। साथ ऐसा कुछ नहीं था। जी जी मैंने बहुत हंसी खुशी, जो मेरा आखिरी दिन था, मैंने जी उसको बहुत ही लाइट वे में लिया। और मेरे को ऐसा कोई भी गम नहीं था कि नहीं मेरी सर्विस छूट रही है या कैसा है। बस मैंने इसको एक जनरल वे में लिया कि अभी जी तक की जी जो अपनी सर्विस है मैंने देश को दिया, और अब आगे जा करके फैमिली के साथ में अपनी जिंदगी बिताऊंगा। इस तरह जी से जी मेरे जी को कोई उसमें उसका वो नहीं हुआ, जी 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 रिग्रेट नहीं था कि मैं जी जी सर्विस जी छोड़ के जा रहा हूँ। बिल्कुल। आज आपकी दो बच्चियां, एक डॉक्टर हैं और दूसरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। तो इस फौज की जिंदगी की तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, उन्हें अच्छे पद पर पहुंचाना कितना कठिन होता है? एक कठिन बात ये बोला जाए तो देखें तो हमारे जो एयरफोर्स के कैंपस हैं, जी एक तो उनमें बेसिक फैसिलिटी होती है जी बच्चों को पढ़ाने के लिए। नॉर्मली जी जी सेंट्रल स्कूल हुआ करते हैं, तो उस तरह से तो हमें कोई कठिनाई हुई नहीं। जी लेकिन हाँ, 12th के बाद में जाने पे या फ्रिक्वेंट जो आपका पोस्टिंग होता है, जी उसकी कोलोकेशन की वजह से बच्चों में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। जी लेकिन जी बच्चे भी हमारी तरह से, जैसे हमारी पोस्टिंग हुआ करती है और हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, उसी तरह जी से हमारे बच्चे भी एडजस्ट कर लेते हैं। और जी जी आई डोंट थिंक कि बच्चों का इसमें कोई निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। और जी बच्चे, जी जी आपका गाइडेंस ये सही हो तो बच्चे सही दिशा में जाएंगे और अच्छी जी जी शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो मेरे जी जी बच्चों ने भी ऐसा इस तरह से किसी भी मतलब मेरे को वो नहीं किया, बिल्कुल। मायूस नहीं किया जी इसलिए। जी जी जी। बच्चे भी माँ पिता की परिस्थितियों को समझते हैं, उसके अनुसार जी वो अपने आप को ढालने की भरसक कोशिश करते हैं, और जी फिर तकदीर उनको उनके लिए तय रास्तों को उनके सामने खुद ही दे देती है।
आज सिद्धि जिले में आपका जीवन कैसा चल रहा है? रिटायरमेंट के बाद आपको सबसे ज्यादा किस चीज की कमी महसूस होती है? वर्दी की, साथियों की, या फिर उस काम की? मेरे को दो चीजों की कमी महसूस जी। होती है। जी। जब क्योंकि मैं वर्क अल्कोहलिक था। आप जी। भी देखे होंगे जी। कि जी। मैं मेरे सवेरे से लेकर शाम तक मैं काम करता रहता था। जी। ठीक है। और नागपुर में तो आने के बाद में वहाँ पे एमसीसी में रहना, सवेरे से लेकर शाम तक मेरा काम हो तो एक रूटीन बन जाया करता था। जी। नाइट में रिपोर्ट देना कमांडर्स को, हर चीजों की। तो वो चीज में थोड़ा सा सूनापन लगता था कि अभी जाकर के मैं क्या करूँ। जी। बट फैमिली साइड का सपोर्ट था, बच्चे थे। तो आने के बाद में यहाँ पे उन्हीं में ही आदमी उलझ जाता है, और वो फिर चीजें धीरे धीरे फिर इरोड होने लगती है। तो इस तरह से हमने एडजस्ट कर लिया अपने आप को, और अभी हमें कोई समस्या नहीं। आसमान में उड़ते जहाजों को देखकर कभी पूर्व जीवन याद आता है? बिल्कुल याद आता है। यदि सिविल के भी एयरक्राफ्ट हैं तो जी। याद जरूर आता है कि हम उसमें काम किया करते थे, जी। और इसमें ये ऐसी ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो जी। याद तो आता है अभी भी। जी। 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 अगर गांव से निकला एक साधारण लड़का फ्लाइंग अफसर बन सकता है, तो युवाओं के लिए आपका सबसे बड़ा संदेश क्या होगा? खासकर उन बच्चों के लिए जो आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं लेकिन सपने बड़े बड़े देखते हैं। हमारे में और अब के, मतलब इन जो 40 वर्षों के बीच में सिस्टम में बहुत सुधार आए हैं। जी। और आजकल के बच्चों को तो मैं यही बोलता हूँ कि मेहनत कीजिए, और अपनी, मतलब आप गलत रास्ते को मत चुनिए। जो जी। आजकल लोग देख रहा हूँ यहाँ पे आकर के अपने की, कुछ बच्चे गलत रास्ते में जा रहे हैं, नशे की आदत में जा रहे हैं। तो उन जी। सब चीज में उन्हें ध्यान मत दीजिए। आप अपना जी। पढ़ाई में दीजिए। आजकल तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। आप मेहनत करेंगे और एग्जाम क्लियर करेंगे तो आप आगे सफल होंगे। तो अपना एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए, उस पर मेहनत कीजिए, और जरूर आपको सफलता मिलेगी। बिल्कुल। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे लिए इतना वक्त निकाला, इतनी इतनी अच्छी अच्छी बातें बताएं, इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं। और आशा है कि जब आपको हम दोबारा बुलाएंगे तो हमारे स्टूडियो में आप फिर आएंगे। फिर मिलते हैं इसी कामना के साथ। नमस्कार। नमस्कार।